इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो प्रोसेस होती है वो दो तरीके से है। एक क्या है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल की, और दूसरा कौन सी है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की। जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है वो लिखने में क्या है, बड़ा। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जब लिखने में बड़ा है तो हमको ये बताना है इसका जो इंस्ट्रूमेंट होगा, जो सेल होगा, वो भी क्या होगा, बड़ा होगा। दिमाग में भरते चलो जो जो बातें बोल रहे हैं, ये कोई थ्योरी नहीं है, तुम्हारे दिमाग में थ्योरी भी जा रही है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल तुम्हारा जो है वो पार्ट हो गया जिसमें दो कंटेनर हैं, और है ना, और इसलिए इसका नाम हमने क्या रखा, बड़ा। अब ये पूछेंगे सबसे, अब ध्यान से देखना, इलेक्ट्रोलिटिक सेल लिखने में क्या है, छोटा, इसलिए कंटेनर केवल क्या रखेंगे, एक। ठीक। अच्छा देखो, ये इलेक्ट्रो छोटा भी है, इसलिए इसको काम कराने के लिए हमें एनर्जी भी अलग से देनी पड़ती है। जबकि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, ये बड़ा है, इसको काम कराने के लिए एनर्जी अलग से देनी नहीं पड़ती। देखो, इसीलिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी की सप्लाई करो इस पे, एनर्जी दो, यानी कौन सी, इलेक्ट्रिकल यानी सेल वाली, तब जाके इसमें केमिकल एनर्जी का फॉर्मेशन होता है, यानी केमिकल प्रोसेस होती है, और उसको बोलेंगे केमिकल प्रोसेस को रिडक्शन, ऑक्सीडेशन या रिडॉक्स। यानी रिडॉक्स कराने के लिए हमें अलग से क्या देनी पड़ती है, एनर्जी, वो भी डीसी करंट के रूप में। जैसे ये क्या होता है, ये अगर इस तरह से लिख दिएगा तो क्या बताता है, ये बैटरी है ना, सेल। तो वही मतलब तुम अपना जो भी है कुल मिलाकर के तुम्हें केमिकल एनर्जी का क्या करना है, इसमें फ्लो कराना है। अब देखो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कहने का क्या मतलब है, छोटा, लिखने भी छोटा, और काम कराने के लिए इसीलिए क्या देनी पड़ती है हमको, एनर्जी। ध्यान से सुनना, जो नेचर में प्रोसेस अपने आप हो जाए उनको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस, और जिनको कराने के लिए हमें अलग से एनर्जी देनी पड़े उनको बोलते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस। इसीलिए हमने स्पॉन्टेनियस में लिखा है अपने आप चलेगी, और नॉन स्पॉन्टेनियस जो अपने आप नहीं चलेगी। फोटोसिंथेसिस हो रही है तो इसका मतलब है कि वो अपने आप हो रही है ना। डिकम्पोजिशन हो रहा है नेचर में तो अपने आप हो रहा है। गेंद ऊपर से छोड़ोगे नीचे जाएगी तो ये इसका मतलब क्या हो गया, ये अपने आप हो रहा है, स्पॉन्टेनियस है। लेकिन तुम्हें नीचे से ऊपर अगर पहुंचानी है बॉल, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। पानी अगर ऊपर से फेंकोगे नीचे तो वो इजीली चला जाएगा अपने आप, तो वो हो गई स्पॉन्टेनियस। लेकिन तुम्हें ऊपर चढ़ाना है तो एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, मोटर लगानी पड़ेगी, तब ऊपर तक जाएगा। इसे बोलते हैं क्या, नॉन स्पॉन्टेनियस। समझ में आ गया होगा, ठीक है। यानी कि कौन सी सेल में एनर्जी दे करके प्रोसेस चलाई जा रही है, इलेक्ट्रोलिटिक में, छोटे वाले में, और छोटा है इसलिए उसको एनर्जी देनी पड़ रही है। तो इसका मतलब प्रोसेस क्या हो गई है, नॉन स्पॉन्टेनियस, अपने आप चलने वाली। हाँ, नॉन स्पॉन्टेनियस मतलब अपने आप नहीं चलेगी। और तुम्हें पता है इतना बड़ा अरेंजमेंट है, इतना बड़ा नाम है ना, तो इसका मतलब है कि वो केमिकल एनर्जी का यूज करके खुद क्या बनाएगी, एनर्जी। इसके अपोजिट हो गया। और ये जो होगी वो क्या होगी, स्पॉन्टेनियस होगी, अपने आप चलेगी। तुम्हारे जैसे इसमें क्या रखा हुआ है, ये सेल कौन सा लगा हुआ है घड़ी में, यही वाला सेल लगा हुआ है, समझ लो। एक बार तुमने उसको तैयार कर दिया, वो अपने आप चल रही है, तो इसका मतलब क्या, स्पॉन्टेनियस तो है कि अलग से करंट का फ्लो करा रहे हो। इसमें रिडक्शन ऑक्सीडेशन हो रहा है। तुमने कभी सेल तोड़ा हो बैटरी या ट्रांजिस्टर वाला, तो अंदर देखो एक छोटी सी रॉड किसकी मिलेगी, है ना, कार्बन की, और वो रॉड मिलेगी और चारों तरफ उसके केमिकल भरा रहता है। वही केमिकल है जो वहां रिडक्शन ऑक्सीडेशन कराने के लिए जरूरी है। पढ़ेंगे पूरा सेल तो समझेंगे कौन कौन से केमिकल होते हैं। तो कुल मिलाकर के ये अपने आप चलेगी, और इसमें केमिकल एनर्जी, यानी कि केमिकल एनर्जी को बार बार क्या बोला जाए, रिडॉक्स। और रिडॉक्स मतलब रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन, ये हमने लिख दिया। रिडक्शन और ऑक्सीडेशन मतलब रिडॉक्स, यानी रिडॉक्स प्रोसेस चलेगी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। जैसे तुम्हारे घर में जितने चलने वाली यूज्ड इन ड्राई सेल, ड्राई मतलब सेल वो सूखे सेल, जो ये तुम्हारे टॉर्च में लगते हैं, घड़ी में लगते हैं, सब सूखे सेल हैं, ड्राई सेल हैं। प्राइमरी सेल बाद में नहीं बोलेंगे। इन्वर्टर की बैटरी जो होती है ना, किसी भी जगह बैटरी जो वोल्टेइक लैंचेस सेल, जिनको बाद में बोलेंगे, तो ये सब सारे के सारे सेल जो होंगे, जो चार्ज करने के बाद चलते रहते हैं अपने आप रिडक्शन ऑक्सीडेशन की प्रोसेस चला करके, तो सारे क्या कहलाते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो इनका तो यूज तुम्हें समझ में आ गया। तुम एक बार चार्ज कर दिए या तुमने केमिकल भर दिया, वो रिडक्शन ऑक्सीडेशन करा करके तुमको लगातार क्या दे रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं। लेकिन फिर इनका क्या यूज है, इनका किसमें फायदा तुम ले सकते हो। देखो ये क्या है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में। इलेक्ट्रोप्लेटिंग का मतलब ये होता है कि अगर तुम कभी सुने हो कि सिल्वर में हमने किसकी प्लेटिंग कर दी, गोल्ड की, है ना, कि हमने घर में अक्सर गांव में मम्मी वगैरह यूज करती हैं, बोलती हैं कि हमने पानी चढ़वा लिया, किसका, गोल्ड का। होता है नहीं ऐसा। तो पानी चढ़वाना मतलब क्या होगा, इसी को अब केमिस्ट्री की भाषा में क्या बोलोगे,
इलेक्ट्रोप्लेटिंग। और कौन कराएगा? इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इस तरह फालतू के काम में करता रहेगा। दूसरा काम क्या है? मेटलर्जी में, मेटलर्जी में एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। समझ में आया? एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, जैसे तुम एल्युमिनियम की मेटलर्जी पढ़ोगे, है ना, हाल हेराल्ड प्रोसेस पढ़ोगे, है ना, ये सब जगह यानी कि तुम्हें कोई भी मेटल को अगर बाहर लाना है, मिनरल से बाहर लाना है, ओर से बाहर लाना है, तो हमेशा क्या करना पड़ेगा? इलेक्ट्रोलिटिक सेल को तुम्हें यूज करना पड़ेगा। जैसे तुमने कौन सी प्रोसेस पढ़ी थी जब तुमने सोडियम मेटल यूज किया था, यानी सीएल यूज किया था, सोडियम मेटल को निकाला था, है ना, यानी सीएल के जब तुम फर्स्ट ग्रुप पढ़ रहे थे, बताओ, NaOH बनाया था और क्या बनाया था, है ना, और Cl2 गैस, है ना। तो ये सब कौन सी प्रोसेस थी? सब ये तुम्हारे पास इलेक्ट्रोलिटिक सेल थी। यानी तब कभी भी किसी भी मेटल का एक्सट्रैक्शन करना होगा, वो मेटल साइड में निकल रही थी, बस तुम्हें दिख नहीं रहा है। सोडियम निकली थी, याद है क्या? यानी प्लस से प्लस में गई थी, मेटल निकली थी, और एक जगह दूसरी जगह Cl2 निकली थी। वो बात अलग है कि हमें और कुछ दूसरा बनाना था, वो बन रहा था बाद में जब वाटर डाल दिए थे, है ना। तो वो कहानी तुम्हारी अलग है। तो कुल मिलाकर के तुमको समझ में आ गया कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल का काम क्या होता है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग और एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, जो अपने इसमें दे सकते हैं, ठीक है ना। जबकि अगर इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ये क्या करंट तैयार करती हैं, हम लोग कहां पर यूज करते हैं? इन्वर्टर में, ड्राई सेल में, हर जगह, ठीक है ना। ये तुम्हारा चैप्टर क्या है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में तुम्हें पढ़ना है दो तरह की प्रोसेस, जिसमें एक तरह से तुम्हारा इलेक्ट्रोलिटिक सेल का काम होगा और एक तरह से किसका काम होगा? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का काम होगा। समझ में आई? तो ये दो तरीके से तुम्हारा अब आज हम पढ़ने वाले। अच्छा, एक चीज और है, क्वेश्चन तुमसे कौन से पूछे जाएंगे इसके वाले क्वेश्चन, ये केवल थ्योरेटिकल पार्ट आएगा। लास्ट में भी सेल पढ़ेंगे, प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल, है ना, कैडमियम, मरकरी, है ना, गैल्वेनिक, जितना भी तुम पढ़ोगे, है ना, लेड स्टोरेज बैटरी, है ना, फ्यूल सेल, जितना भी तुम पढ़ोगे, तो सब कुछ इसी पे कहानी है। अगर इनकी बात करते हो तो ये जितने भी क्वेश्चन तुम्हारे चैप्टर में तैयार होंगे, सब इसकी वजह से तैयार होंगे, फालतू वाले की वजह से। फैराडेज, अभी तुम फैराडे का पहला नियम पढ़ने वाले हो, सेकेंड लॉ पढ़ने वाले हो, तो सब कुछ क्या होगा? इसी पे बेस्ड होगा, यानी इलेक्ट्रोलिटिक सेल पे बेस्ड होगा। बात समझ में आई? तो ये तुम्हारा फैराडेज लॉ इसी पे बेस्ड है। फैराडेज लॉज जब पढ़ेंगे तो उसमें कौन सा सेल यूज करेंगे? इलेक्ट्रोलिटिक सेल। अब बना लो। वोल्टा एक साइंटिस्ट थे ना। अब देखो क्या है, एक डिफिनेशन नोट कर सकते हो कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में तुम पढ़ते क्या हो। पहली बात, ये फिजिकल केमिस्ट्री की एक ब्रांच है जिसमें तुम कैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में और केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, ये हम सीखते हैं, है ना। तो एक छोटी सी डिफिनेशन लिख लो। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री is a branch of physical chemistry which tells about tells about conversion of electrical energy into chemical energy वाइस वर्सा लिख दें, है ना। यानी कि अब अभी तक क्या बताया हो? केमिकल से इलेक्ट्रिकल, और अब उल्टा लिखोगे तो इसको लिख सकते हो क्या? वाइस वर्सा लिख लो। वाइस वर्सा की स्पेलिंग पता है? हाँ, VICE, VER ऐसे, और वाइस VOICE लिख लो, ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रोलिसिस, छोटी सी हेडिंग डालो, इलेक्ट्रोलिसिस। अच्छा, इलेक्ट्रोलिसिस किससे मिल रहा है? इलेक्ट्रोलिटिक सेल से कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से? है ना। देख लो, थोड़ा ध्यान से देखो, इलेक्ट्रोलिटिक से मिलता जुलता क्या है? यानी कि सुनना, जब तुम इसको लिंक कर लिए तो इलेक्ट्रोलिसिस में समझ जाओगे। इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब यह होता है, जब हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं तो कोई क्या करता है, या तो ऑक्सीडाइज होगा या तो रिड्यूस होगा, रिडॉक्स की प्रोसेस होगी, तो उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोलिसिस, है ना। तो नोट करो एक डिफिनेशन, इन द प्रेजेंस ऑफ
in the presence of electricity, in the presence of electricity, the decomposition of electrolyte, the decomposition of electrolyte is known as electrolysis. ठीक, ये तुम्हारा हो गया इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक, अब ध्यान से सुनते हैं, एनोड कैथोड वाली कहानी सुना देते हैं जिससे सीधे फैराडेज लॉ पे आ जाएं। तुम्हारे पास इलेक्ट्रोलिसिस के लिए यहां पर दो क्या होंगे, इलेक्ट्रोड। तुमने देखा होगा कि कोई यहां पर इलेक्ट्रोड होते हैं, तो उनमें से एक इलेक्ट्रोड जो होता है वो एनोड की तरह काम करता है, एक इलेक्ट्रोड कैथोड की तरह काम करता है। कौन क्या कैसे काम करेगा ये सीखेंगे बाद में। मान लिया एक एनोड की तरह काम कर रहा है, एक कैथोड की तरह काम कर रहा है, और इनमें जो अंदर सॉल्यूशन भरा होगा उसका नाम क्या रखेंगे, इलेक्ट्रोलाइट। ये तुम्हारा हो गया इलेक्ट्रोलाइट, और इसको भी लिख लेते हैं, ये सब क्या है, इलेक्ट्रोड है। ये इलेक्ट्रोड, उसमें से एक इलेक्ट्रोड एनोड की तरह, एक इलेक्ट्रोड कैथोड की तरह। एक चीज हमेशा याद रखना, OA जैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हो वैसे OA यहां बोलोगे, यानी एनोड पे ऑलवेज क्या होगा, ऑक्सीडेशन। ध्यान से सुनना, लास्ट में क्लियर करेंगे कहां पर एनोड पॉजिटिव कहां पर एनोड निगेटिव होता है, लेकिन OA वाली कॉन्सेप्ट हर जगह चलती रहेगी, यानी कि ऑक्सीडेशन हमेशा होगा कहां पर, एनोड पे। इसलिए ये किसी भी कंडीशन पे तुम्हें याद रखना है, जितनी भी सेल मिलेंगे सब में एनोड पे ही ऑक्सीडेशन है, और यहां पर क्या होगा, इसका मतलब कैथोड में रिडक्शन। मान लो ये तुम्हारा जिंक की प्लेट है, यानी कि जिंक का इलेक्ट्रोड है, और ये किसका है, कॉपर का है। तो ऑक्सीडेशन का मतलब यह हो गया कि जिंक टूट करके Zn+2 इलेक्ट्रॉन में चला जाएगा, यानी ऑक्सीडेशन ऐसे होता है, रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। अगर हम लोग रिडक्शन की बात करते हैं तो उसमें जो कॉपर है वो अगर आयन के रूप में है तो वो क्या करेगा, दो इलेक्ट्रॉन को लेकर के वो कन्वर्ट करा लेगा Cu सॉलिड में, और ये एक्वस में रहेगा, ये एक्वस में आ जाएगा, और ये सॉलिड में रहा होगा। ध्यान सुनते जाना, फैराडेज लॉ अगर क्लियर करना है तो ये समझना पड़ेगा। इलेक्ट्रोलाइट की जब बात करते हैं तो जनरली तुमने सुना होगा एसिड कोई डाल दिया जाता है, H2SO4। अब ये H2SO4 है या सल्फेट आयन है, अगर तुम इस पे तुम सल्फेट आयन की बात कर लेते हो तो जनरली क्या होता है, SO4-2 के रूप में रहेगा। तो समझना, ये कभी सल्फेट आयन जिंक के साथ जुड़ करके ZnSO4 के रूप में जा सकता है, और कभी Cu के साथ मिल करके CuSO4 के रूप में जा रहा है। वो कंडीशन डिपेंड करेगी कि रिडक्शन की ऑक्सीडेशन है। हमारा यहां कहने का मतलब यह है कि अगर इलेक्ट्रोलाइट तुम्हारे पास सल्फेट के रूप में प्रेजेंट है तो वो दो इलेक्ट्रोड की जो मेटल होंगी उनसे मिल करके अपना एक बनाएगा ZnSO4 और बनाएगा CuSO4। इस कंप्लीट रिएक्शन को लिखा जाए तो इस तरह से भी लिखा जा सकता है कि Zn और ये SO4-2 की प्रेजेंस में आ करके इसमें कन्वर्ट हो जाता है ZnSO4 में, और ये निकाल लेगा दो इलेक्ट्रॉन, यानी कि Zn+2 हमेशा क्या रहेगा, ZnSO4 के रूप में रहेगा। अब ध्यान से सुनना, ये हुआ क्या यहां पर, देखो ये Zn की रॉड है जो सॉलिड के रूप में है, और जैसे इसका ऑक्सीडेशन होगा तो तुरंत ये जो तुम्हारा Zn+2 है, ये Zn जो यहां पर है सॉलिड रूप में, वो तुरंत टूट जाएगा Zn+2 के रूप में, क्योंकि कोई आयन तभी एग्जिस्ट करता है यानी पाया जाता है जब वो एक्वस कंडीशन पे हो, सॉल्यूशन फेज में हो या मॉल्टेन स्टेट में हो। ठीक,
कहने का क्या मतलब है कि अगर कोई जा करके अपने आप को कन्वर्ट करा रहा है Zn से Zn+2 में, तो इसका मतलब वो कहां पर जा रहा है, सोल्यूशन में, और वो सोल्यूशन में जा रहा है तो ऐसे जाएगा। क्लियर हो गया? अब ध्यान सुनना, अगर मान लो इसका रिडक्शन हो रहा है तो इसका मतलब यह है कि जैसे यहां पर तुमने Zn+2 को बनाया था ZnSO4 के रूप में, वैसे तुम Cu+2 को क्या समझ सकते हो, CuSO4। और ये दो इलेक्ट्रॉन कहां से मिले, ये वाले इलेक्ट्रॉन ले करके अपने आप को Cu सॉलिड में कन्वर्ट करा लेगा, और ये Cu सॉलिड में कन्वर्ट हो करके ये SO4 को बाहर कर देगा। यानी कि जो तुम्हारा CuSO4 है वो यहां पर अगर Cu+2 के रूप में पाया जा रहा है तो ये जा करके यहां पर क्या होने लगेगा, एक्युमुलेट होने लगेगा, इकट्ठा होने लगेगा। बोलो सही है क्या? क्योंकि Cu+2 जो आयन के रूप में घुला हुआ है वो सॉलिड के रूप में जा रहा है, तो सॉलिड के रूप में कहां जाएगा, अपने इलेक्ट्रोड पर, और अपने इलेक्ट्रोड का मतलब ऐसे एक्युमुलेशन शुरू हो जाएगा। जबकि ध्यान से सुनना, जब जिंक टूट टूट करके आयंस के रूप में जाएगा तो धीरे धीरे ये क्या होने लगेगा, बोलो, डिकम्पोज होने लगेगा, और इसकी जो मेटल की रॉड है वो खत्म होने लगेगी। बोलो सही है ना? तो इसका क्या मतलब हुआ कि एक्युमुलेशन की बात करते हैं तो कहां पर होगा, जहां पर रिडक्शन होगा, और डिसोसिएशन डिकम्पोजिशन की बात करेंगे जहां पर ऑक्सीडेशन होगा। सही है ना? तो ये जो प्रोसेस हो रही है उसको क्या बोलेंगे, बोलो, डिसोसिएशन, या बोल सकते हो डिकम्पोजिशन। ज्यादातर डिकम्पोजिशन ही टर्म, और यहां पर क्या बोलोगे, ये क्या हो रहा है, एसोसिएशन या एक्युमुलेशन। ये तुम्हारा क्या हो गया, एक्युमुलेशन, इकट्ठा हो रहा है। अब समझ में आया इकट्ठा क्यों होता है कोई चीज? अब ध्यान से सुनना, जब इतनी बात हम समझ लिए तो फैराडे ने क्या बोला था, फैराडे ने एक फालतू की बात बोली थी, समझना। ये टूट रहा है, टूट क्यों रहा है, क्योंकि आयंस के रूप में जा रहा है। जब आयंस के रूप में जाएगा तो इसका मतलब है धीरे धीरे टूट टूट करके पूरा आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसको बोलेंगे क्या, डिसोसिएशन या डिकम्पोजिशन। और यहां पर ये चीज जब सॉलिड के रूप में जा रही, इकट्ठा हो रही है Cu+2, तो इसका मतलब क्या हो गया, उसका क्या हो रहा है, एसोसिएशन या एक्युमुलेशन। सही है? चलो अब आ जाओ आगे। देखो, जो फैराडे ने अपने पहले लॉ में बोला था वो क्या है, उसको सुन लो। उन्होंने क्या बोला था कि जितना मास किसी मेटल का या तो डिकम्पोज हो या तो एक्युमुलेट हो, इसका मतलब उतना ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी यानी क्या, चार्ज उससे क्या हुआ है, तुमने प्रोड्यूस किया है उस पे, है ना? तो इसका क्या मतलब हुआ, तुम थोड़ी देखो, अगर ये हमने क्या पढ़ा है, ये कौन से पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोलिटिक सेल पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। कैसे पता चला इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, क्या दो ही, अरे वो ऊपर लिख के आए, जब रटवा रहे थे तब ध्यान नहीं दियो। हाँ, एक डब्बा है तो इलेक्ट्रोलिटिक, दो डब्बा है तो इलेक्ट्रोकेमिकल, इसलिए मैंने छोटा और दूसरे क्या बोला था, बड़ा। तो इसका मतलब है कि इसमें तुम क्या करोगे, ये प्रोसेस कब चलेगी, जब इसमें क्या लगा दोगे, सेल। बोलो सही है ना? तो ये सेल लगा दोगे, यानी कि तुम सोचो अगर 1 मिनट के लिए सेल लगा के रखे, यानी कि 1 मिनट के लिए इलेक्ट्रिकल करंट का फ्लो कराए हो, तो मास जितना डिकम्पोज हुआ मान लो 1 ग्राम, अगर तुम 1 घंटे के लिए कराओगे तो 100% है कि 1 ग्राम से ज्यादा होगा। बोलो यार, यानी कि कहने का मतलब ज्यादा देर तक अगर करंट का फ्लो होगा तो ज्यादा टूट टूट करके क्या हो जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा। और अगर इसकी बात करोगे तो जितनी देर तक करोगे तो ये भी एक्युमुलेट ज्यादा होगा। इसका मतलब है उन्होंने पहला जो लॉ दिया था कि मास डिकम्पोज या एक्युमुलेट, है ना, वो डिपेंड करेगा कैथोड और एनोड पे, प्रोपोर्शनल टू क्यू, यानी जितना ज्यादा चार्ज का फ्लो कराओगे उतना ज्यादा मास एक्युमुलेट होगा या तो डिसोसिएट होगा। ये पहला लॉ था। सही है ना? इसी से बनने वाला है, तो जल्दी से पहले ये लिख लो। ये क्या, कौन सा सेल लिखोगे इसको, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। देखो, फैराडेज फर्स्ट लॉ में बोला गया कि जितना मास अगर एक्युमुलेट हुआ है, डिकम्पोज हुआ है, वो देखा जाए तो वो किसके प्रोपोर्शनल है, चार्ज जितना हमने देर तक उसमें फ्लो कराया है।
सही है ना। और इस प्रोपोर्शनल को हटाया जाएगा तो वो किसके बराबर होगा, जेड और क्यू। और तुमने क्यू बराबर आई टी पढ़ लिया होगा। यस सर। बस, और यहां पर जेड को क्या बोला जाएगा, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। क्या बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। सही है। बस जेड की वैल्यू तुम्हें याद करनी पड़ेगी। जेड के बाद एक चीज और याद करनी है, जेड की वैल्यू ध्यान से सुनते रहना, ई बाई एफ आई इंटू टी। एफ फैराडे होता है, ई जनरली वही है जो तुम हमेशा पढ़ते आए हो केमिस्ट्री में। ई मतलब इक्विवेलेंट वेट। क्या बताते हो, इक्विवेलेंट वेट। और ई बराबर हुआ करता है मॉलिक्यूलर, यहां एटॉमिक, क्योंकि मेटल है तो एटॉमिक वेट ही लिखो, एटॉमिक वेट ऑफ मेटल अपान उस पे जितना चार्ज होगा। इसको वैलेंस फैक्टर भी बोला जाता है, लेकिन यहां पर वैलेंस फैक्टर नहीं बोलेंगे, चार्ज बोल करके काम चलाएंगे। और एफ क्या होता है, फैराडेज। अभी फैराडेज के बारे में चलो लिख देते हैं ऐसे ऐसे, इसको क्या बोलेंगे, फैराडेज। अब ध्यान से सुनना, Q बराबर आई टी होता है, मेरे ख्याल से सबको पता होता है, लिख देते हैं एक बार। और T क्या होता है, टाइम। I क्या होता है, करंट। चलो अब ध्यान से सुनना, इस Z की वैल्यू, क्योंकि m प्रोपोर्शनल टू Q, ये तुम्हें समझ में आ गया कॉन्सेप्ट से। बस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए कांस्टेंट लाया गया जिसको बोला गया Z, नाम पड़ा इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, क्योंकि इसमें इक्विवेलेंट वेट यूज किया जाएगा, इसलिए नाम पड़ेगा। अब देखो लोग अक्सर बोलते हैं ई अपान एफ, गड़बड़ कर जाते हैं। तो ऐसे अल्फाबेट में सोचो, पहले क्या आता है, ए बी सी डी ई, बाद में क्या आता है, एफ। तो ई अपान एफ, सही है ना। तो एक तो ये याद हो गया। अब ध्यान से सुनना है, यहां पर फैराडेज क्या होता है, फैराडेज एक मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है। पहले बताओ एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, हाँ, चार्ज ऑफ वन मोल इलेक्ट्रॉन इक्वल टू होता क्या है, 96,500 कूलम। इसी को बोलते हैं 1 फैराडे, या पहले फैराडे लिख दे तो क्या बोलोगे, 1 फैराडे, है ना। या इसी को बोलेंगे 96,500 कूलम। सही है ना यार। अब ध्यान से सुनना, अब इसको निकाला कैसे गया होगा, चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन बताओ कितना होता है, 1.6 10⁻⁻19 कूलम। चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन, तो बताओ अगर कभी किसी का मोल निकालना होता है तो कितने से गुणा करते हो, यानी से, बोलो। तो यानी क्या होता है, 1.6 10⁻⁻19 में 6.02 10⁻23 से मल्टीप्लिकेशन कर दिया, आ जाता है 96,500 कूलम। इसी को बोला गया 1 फैराडे। नींद पूरी 6 घंटे की, और दूध जरूर पियो, 2 गिलास, 1 गिलास सवेरे, 1 गिलास शाम के। हॉर्लिक्स मिला लोगे तो और प्लस हो जाएगा, सोने में सुहागा हो जाएगा, समझ रहे हो। हाँ, ये सब के लिए है। कुछ तो सोच रहे हैं कि हमें ज्यादा पढ़ना नहीं है तो काहे पिए। आखिरकार हमने यहाँ जेड की वैल्यू क्यों ली है, ई की वैल्यू क्यों यहाँ यूज की है, अभी तुम्हें समझ में आ जाएगा। थोड़ी देर के लिए सोचो। एक एल्युमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन निकालेगा अगर ऑक्सीडाइज होगा, और ये कितना निकालेगा, 2। और ये कितने इलेक्ट्रॉन निकाले, 1। एक बार में ज्यादा इलेक्ट्रॉन यानी ज्यादा करंट कौन फ्लो करा सकता है, एल्युमिनियम, क्योंकि एक बार में 3। तो इसका मतलब है कि एल्युमिनियम का इससे कंपेयर करना है, नहीं इसको भी उतनी करंट को पास कराना है, तो एजी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ज्यादा। बोलो, यानी ज्यादा अमाउंट इसका डिपॉजिटेड होना चाहिए, क्योंकि एक बार में एक ही इलेक्ट्रॉन को पास कराएगा।
यानी कि अगर इसको 1 मोल निकाल रहे हो तो इसको कितना निकालना पड़ेगा, 3 मोल। समझ में आया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो अभी क्वेश्चन से समझ में आएगा। चलो ध्यान से सुनना, जब हम सीरीज में जोड़ देते हैं तो ध्यान से सुनना, करंट यहां पर आई है तो यहां पर भी करंट आई होगी, यहां भी करंट आई होगी, यहां भी करंट, क्योंकि सीरीज में करंट क्या होती है, सेम। एक तो ये बात हो गई। अगर टाइम सब, अगर करंट देने का समय 2 सेकंड है तो सब में करंट कितनी देर के लिए आएगा, 2 सेकंड के लिए। बोलो, ये तो पैरेलल में भी तुम बोल सकते हो जनरली, है ना, कि तुम्हारे घर में जो बाहर वाला बल्ब है, अगर वो लाइट उसमें 2 सेकंड के लिए आई तो बाहर वाला बल्ब भी 2 सेकंड के लिए जलेगा और अंदर वाला बल्ब भी 2 सेकंड के लिए, भले उसमें करंट जो है वहां से आकर के लास्ट में पहुंच रहा है। क्यों, बोलो सही है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, करंट भी सेम और टाइम भी सेम होगा, क्योंकि सीरीज में जुड़ा हुआ है और जितने समय के लिए करंट का फ्लो कराओगे सब में बराबर समय में क्या होगा, करंट का फ्लो होगा। चलो, एक तो तुमने क्या बोला, आई क्या हो गया, सेम, टाइम टी क्या हो गया, सेम। इसको भी लिख देते हैं करंट, करंट आई सेम ड्यू टू, बोलो, सीरीज अरेंजमेंट, क्योंकि हमने सीरीज में अरेंजमेंट किया है। टाइम टी सेम, अब इसको कुछ बोल नहीं सकते हो, जितनी देर के लिए फ्लो कराओगे जुड़े सब में जाएगा, इसमें ड्यूटी का रीजन कुछ हो नहीं सकता। अब ध्यान से सुनना, जब हम लोग बात करते हैं, एक फार्मूला तुम्हारे सामने आया था, एम बराबर, बोलो, ई बाई एफ आई इंटू टी। तो ध्यान से सुनना, एम अपान ई इक्वल टू आई टी अपान एफ इक्वल टू आई टी अपान 96,500। यार ये वैल्यू रटी होनी चाहिए, हम इसलिए उसको नॉर्मल बोल रहे हैं 96,500, तुम्हारे दिमाग में बन जाए। अब ध्यान से सुनना, आई सेम, बोलो, तीनों के लिए करंट क्या है, सेम, समय सेम, फैराडेज कांस्टेंट अपने आप है 96,500, यानी कि बराबर क्या लिख सकते हो, कांस्टेंट, यानी कि एम अपान ई इक्वल टू क्या हो गया, कांस्टेंट। यानी कि यम अपान ई को अगर देखा जाए, यानी मास अपान इक्विवेलेंट, इसका नाम क्या बोला गया था, ग्राम इक्विवेलेंट, याद है क्या। ई को बोला गया था इक्विवेलेंट वेट और डब्ल्यू अपान ई, और जबकि डब्ल्यू को हमने आपकी यहां यूज कर लिया यम से, तो बोला गया ग्राम इक्विवेलेंट। यानी कि पहली बात तो यम अपान ई अगर सेम है तो तुम ऐसे लिख सकते हो, यम अपान ई क्या लिखोगे, ए जी इक्वल टू यम अपान ई, अब बोलो एम जी, और क्या बोलोगे, यम अपान ई ए एल। चार्ज अभी मत रखो, आ रही बात समझ में क्या। यानी कि सीरीज में अगर लगा दिया जाए तो उनका जो ग्राम इक्विवेलेंट होता है वो आपस में क्या होता है, बराबर होता है। सही है, ये बात प्रूफ कैसे हुई, समझ में आ गया ना। तो पहली बात, अब हेडिंग डालना है फैराडे सेकेंड ला, इसको एक चीज और लिख सकते हो क्या, यम अपान ई इक्वल टू कांस्टेंट आया, या लिख सकते हो यम प्रोपोर्शनल टू ई, जो मास डिपॉजिटेड होगा उसके इक्विवेलेंट वेट के प्रोपोर्शनल होगा, है ना। देखो डिफिनीशन यहां से बनाई जा रही है, यम प्रोपोर्शनल टू ई, है ना, तो नोट करो, व्हेन सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी is passed through solutions of different electrolyte connected in series, comma, the masses of substance produced at the electrodes are directly proportional to their equivalent weight। यानी एम प्रोपोर्शनल टू ई वाली थ्योरी है ना, जो मास डिपॉजिट होगा वो इक्विवेलेंट के क्या होगा। हाँ अच्छा, एक काम और करें, जैसे कुछ रिएक्शंस हैं
जैसे मान लो Fe माइनस 2 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू क्या हो रहा है Fe प्लस 2। सही है। या तुम 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे भी लिख सकते हो Fe और क्या हो रहा है 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरी रिएक्शन क्या है Ag प्लस इलेक्ट्रॉन MnO2 Mn प्लस 2। ये 3 तुम्हारे पास एग्जाम्पल दिए जा रहे हैं, ध्यान से सुनना। जैसे जब भी हम लोग केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो कोई अगर रिएक्शन लिखी है, जैसे मान लो 2A प्लस 3B इक्वल टू 5C, तो इसका मतलब हमेशा क्या बोला जाता है 2 मोल A रिएक्ट करता है 3 मोल B से, तो 5 मोल C का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, यानी कि इनको क्या बोला जाता है मोल बोला जाता है, कोएफिशिएंट बोला जाता है। इसी तरीके से इसमें भी हमें यूज करना है ये टर्म। देखना 1 मोल Fe जब कन्वर्ट होता है किसमें 1 मोल Fe प्लस 2 में, तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन का चेंज होता है, यानी निकलता है वो इलेक्ट्रॉन। चेंज होने का मतलब क्या है निकलना, पहले था उसमें अब हो गया इसमें। अब इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो 2 मोल इलेक्ट्रॉन है ये इस तरह से लिखा जाएगा, और 2 मोल इलेक्ट्रॉन, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या रख क्या है 1 फैराडे, और 2 मोल इलेक्ट्रॉन निकलना तो इसको कितने फैराडे 2 फैराडे। कितना बताओगे 2 फैराडे। यानी कि अगर कूलाम में बदलना है तो क्या लिख दोगे 96,500 कूलाम। बोलो सही है। यहां पर देखो कितना 1 मोल Ag कन्वर्ट होगा 1 मोल Ag प्लस में 1 मोल इलेक्ट्रॉन। बोलो यार 1 मोल इलेक्ट्रॉन, तो इसका मतलब क्या बोलोगे 1 फैराडे, यानी कि 1 इंटू बोलो 96,500 कूलाम। 60 में C लिखना है है ना। अब देखो अब एग्जाम में ऐसे लिख देगा, बोलेगा बताओ कितने का चेंज हो रहा है, तुम्हें अपने से निकालना पड़ेगा। तो इस केस में तुमको Mn, क्योंकि चेंज किस में दिखा रहा है वो बार बार Mn में, हालांकि O2 दिखाता तब भी चेंज बराबर होता है, क्योंकि इस केस में अभी क्वेश्चन करेंगे सब, एक रिड्यूस हो रहा होगा तो दूसरा ऑक्सीडाइज। तो जो रिड्यूस होगा जितने इलेक्ट्रॉन वो लेगा, और कितने ले पाएगा जितना कोई देने वाला इलेक्ट्रॉन बैठा होगा, नहीं जिसका क्या हो रहा होगा ऑक्सीडेशन। सही है ना। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन में जितने इलेक्ट्रॉन का चेंज होगा बराबर ही होगा। तो हम लोग Mn से देख पाएंगे क्योंकि O2 की कहानी आगे दी नहीं है। तो इसका x ऑक्सीजन का हम लोग क्या बोलते हैं -2 बराबर 0, क्योंकि यहां कोई चार्ज है नहीं। तो x बराबर क्या हो गया बोलो +4। यही है क्या, यानी कि इसमें चार्ज कितना आ गया +4। तो तुम क्या लिख सकते हो, इसको फिर से लिखो MnO2 चेंज इनटू Mn+2, और इसमें चार्ज क्या है +4। अब तुम ध्यान से सुनना, +4 से कहां जा रहा है +2 में, तो इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, यानी कि तुम क्या बोल सकते हो 2 इलेक्ट्रॉन जब इसको दोगे तब जाके Mn+2 में कन्वर्ट होगा। और जब 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज है तो क्या बोलोगे 2 फैराडे, यानी कि क्या बोलोगे 2 इंटू 96,500 कूलाम। सही है ना। ये एक बेसिक कहानी थी, कल इसी को हमें आगे बढ़ाना है। तो